नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज पढ़ेंगे हम प्रगतिवाद। आधुनिक युग के अंतर्गत हमारे चैनल पे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रेम मस्ती काव्य के अंतर्गत जो है उत्तर छायावाद के अंतर्गत प्रेम मस्ती काव्य और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि, इन सब पर हम चर्चा विस्तृत रूप से कर चुके हैं। तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा। और जो भी वीडियो बनाया जा रहा है, जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है उसी सीक्वेंस में रहिए, तो चीज़ें आप लोग को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है प्रगतिवाद। ठीक है, तो प्रगतिवाद को जानने के पहले हम कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं, जान लेते हैं, जिससे हमें प्रगतिवाद को समझने में आसानी हो, सहूलियत हो। ठीक है, तो प्रगतिवाद के अंतर्गत जो प्रगतिवाद है, प्रगतिवाद के जो पहले का युग है वह क्या कहलाता है? वह है छायावाद। ठीक, छायावाद के बाद कौन सा युग आता है? छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। तो हम ये समझेंगे, इसके अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे। इसके अंतर्गत हम एक नंबर में क्या समझेंगे सबसे पहले, ताकि हमें प्रगतिवाद को समझने में सहूलियत हो। हम छायावाद और प्रगतिवाद में संबंध को सबसे पहले जान लेंगे कि आखिर ये जो छायावाद और प्रगतिवाद में क्या संबंध है। ठीक है, कि कौन कौन सी परिस्थितियां थी छायावाद में जिसने प्रगतिवाद को क्या दिया, जन्म दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो बिंदु है हमारा समझने के लिहाज से, वो है कि प्रगतिशील और प्रगतिवाद में अंतर क्या है। ठीक है, क्या प्रगतिशील सुना होगा ना आपने, प्रगतिशील और प्रगतिवाद, इस पर हम आज आपके डाउट्स जितने भी है क्लियर हो जाएंगे। प्रगतिशील व प्रगतिवाद में अंतर क्या है। ठीक है, में अंतर। ठीक, और तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि उस प्रगतिवाद के प्रमुख क्या रही हैं, क्या है, प्रवृत्तियां क्या हैं। ठीक है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है, इन चीज़ों पे, प्रगतिवाद को समझने से पहले इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, ताकि हमें प्रगतिवाद पूरे दिमाग में एक तरह से मैं कहूँ बैठ जाए। ठीक है, तो प्रगतिवाद का युग क्या है? प्रगतिवाद का जो युग है 36 से लेकर जो 42 तक का युग है कविता में, जो हमारे मैं कहूँ 1936 से लेकर 1942 तक हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला। और वो आंदोलन क्या कहलाया? वो विशेष आंदोलन कहलाया प्रगतिवाद। ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसके अंतर्गत ये चीज़ें जान लेनी जरूरी है कि इसकी शुरुआत 1936 ईस्वी से मानी जाती है। ठीक है, प्रगतिवाद की शुरुआत 36 से मानी जाती है। ठीक है, और क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसी वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे, प्रगतिवाद को आखिर 1936 से माना क्यों जाता है? कोई कारण होगा ना 1936 तक मानने का। तो क्यों माना जाता है 1936 तक? क्योंकि इसी वर्ष क्या हुई थी? इसी वर्ष जो है वह इसी वर्ष क्या हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। किस वर्ष हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? 1936 ईस्वी में। ठीक है, इसीलिए क्या माना जाता है? प्रगतिशील जो हमारा एक तरह से कहूँ मैं आंदोलन है, उसकी शुरुआत मानी जाती है 36 से। ठीक है, और वर्तमान में
प्रगतिशील से आशय उन कवियों के आंदोलन से है जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर अपनी विषय वस्तु रचना प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। कार्ल मार्क्स को आधार बनाया है, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ ने। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, बस अभी थोड़ा सा जान लीजिए किसे बनाया है, कार्ल मार्क्स को, ठीक है। कार्ल मार्क्स को आधार बनाकर इनका जो वाद था, सिद्धांत था, वो क्या कहलाता है, वो मार्क्सवाद कहलाता है, ठीक है, मार्क्सवाद। तो प्रगतिशील लेखक, वर्तमान में जो प्रगतिशील हम कहते हैं तो क्या उससे क्या आशय निकलता है कि वर्तमान में प्रगतिशील से आशय उन कवियों के आंदोलन से है जो मार्क्सवादी विचारधारा को अपनी विषय वस्तु रचना प्रक्रिया के रूप में निर्धारित करते थे, ठीक है। और ये मार्क्सवाद में क्या क्या चीज़ें शामिल थी इसे हम अभी कुछ देर बाद ही देखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कवियों में कौन कौन है, ऐसे कवियों में प्रमुखता से किन किन कवियों को हम शामिल कर सकते हैं। तो प्रमुख कवि कौन कौन है, यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रमुख कवि। तो इसके अंतर्गत हम किसे शामिल कर सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल को शामिल कर सकते हैं, ठीक। दूसरे के अंतर्गत हम त्रिलोचन को शामिल कर सकते हैं। त्रिलोचन ये किस प्रकार के कवि हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है, और किस विचारधारा से प्रभावित है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसके अलावा हम किसे और शामिल कर सकते हैं, तो हम मुक्तिबोध को शामिल कर सकते हैं, मुक्तिबोध अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। केदारनाथ सिंह को शामिल कर सकते हैं, केदारनाथ अग्रवाल को भी और केदारनाथ सिंह को भी, ठीक है। नागार्जुन, ये प्रमुख कवि जो प्रगतिशील या फिर प्रगतिवाद से जुड़े हैं उस पर ध्यान रख लीजिएगा, अगर पूछ लेता है तो ये जो कवि हैं उन पर आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि ये किस विचारधारा से संबंधित है, प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नागार्जुन और रामविलास शर्मा, ठीक है। ये क्या है, प्रगतिवादी या कहीं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है, ठीक है। और दिनकर भी काफ़ी हद तक प्रगतिवादी विचारधारा में शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन दिनकर को हम रखते क्यों नहीं हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि वे सिर्फ मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे, वो केवल मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध नहीं थे, ठीक है। उन्होंने कई विचारधाराओं को अपनाया, ठीक है, और कई विचारधाराओं में एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश की है, किसने, दिनकर ने, ठीक है। हम रख सकते हैं किंतु रखते क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत से विचारधाराओं को अपनाया और एक तरह से क्या बनाया, संतुलन बनाया बैलेंस बनाया, ठीक है। अब हम जो पहले स्लाइड चर्चा करने के पहले हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे जान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत ही ना आए। देखिए यहाँ समझ लेते हैं हम किसे, क्या समझ लेते हैं, छायावाद, छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर, ठीक है। तो छायावाद के कवि, जो छायावाद के कवि हैं, प्रमुखता से किन किन का नाम लिया जाता है, प्रमुखता से नाम लिया जाता है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के प्रमुख कवियों में शामिल है, ठीक है। तो वो उन्हें 1930 के दशक तक क्या समझ आने लगा था, 1930 के दशक तक वो छायावादी कवियों को अब समझ में आने लगा था कि अब रोमानियत का युग जो है, ठीक है, जो छायावाद में एक तरह से रोमानियत थी वह क्या होने वाली है, समाप्त होने वाली है। 1930 तक समझ आने लगा था कि जो रोमानियत है, रोमानियत का युग जो है अब क्या होने वाला है,
रोमानियत का युग जो है अब समाप्त होने वाला है। ठीक है, और क्या होने लगा था, और कविता का स्वाभाविक विकास होने लगा था। और स्वाभाविक विकास किस ओर होने लगा था? कविता का स्वाभाविक विकास के केंद्र में कौन रहने लगे थे? किसान, एक तरह से मैं कहूँ किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के साथ जुड़ने लगा था। ठीक, कब से? छायावाद के कवियों को 1930 के दशक से ही समझ में आने लगा था कि अब जो छायावाद की जो रोमानियत का युग है वह अब समाप्त होने वाली है। और धीरे धीरे कविता कहाँ जुड़ने लगी थी? धीरे धीरे कविता जनमानस से जुड़ने लगी थी, किसानों से जुड़ने लगी थी, मजदूरों से जुड़ने लगी थी, वंचित वर्गों से जुड़ने लगी थी। ठीक है, और इसका साफ प्रभाव हम कब देख सकते हैं? इसका साफ प्रभाव अर्थात किसका? प्रगतिवाद का साफ प्रभाव हम 1936 से देख सकते हैं। ठीक है, पंत की तरह किसके किसके? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, कुछ उदाहरण देकर मैं अगर समझाना चाहूँ तो पंत इस दौर में युगवाणी, युगांत और ग्राम्य जैसी कविताएं लिख रहे थे। पंत की कविता है ना, छायावाद के अंतर्गत, पंत के अंतर्गत हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए कि जो युगवाणी, उस समय उनकी कविता 36 में आने लगी थी, युगवाणी, फिर युगांत और ग्राम्य जैसी कविताएं। ठीक है, जिसमें शहरी और अभिजात्य रुचियों के विपरीत, इसमें क्या है? शहरी और अभिजात्य, ग्राम्य अर्थात ग्राम से संबंधित कविताएं, शहरी और अभिजात्य वर्ग के विपरीत कौन आने लगा था? कविता का विषय कौन बनने लग गया था? कविता का विषय बनने लग गए थे साधारण वर्ग। ठीक है, साधारण वर्ग के प्रति एक तरह से निष्ठा जताई गई थी। ठीक है, जहाँ पे कहाँ से छूटा था? शहरी और अभिजात्य की रुचियों से विपरीत होने लगी थी चीज़ें प्रगतिवाद में, और साधारण वर्ग से कविता जुड़ने लगी थी। ठीक है, किसमें? युगवाणी में, युगांत में, ग्राम्या में हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। और पंत ही नहीं, निराला में भी देख सकते हैं हम इस चीज़ को। निराला की कौन कौन सी कविताएं? निराला की तो कविताएं भिक्षुक, निराला की कविता भिक्षुक में हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम वह तोड़ती पत्थर और एक कविता है बादल राग में हम क्या देख सकते हैं? निराला की प्रगतिवादी चेतना को देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे बादल राग में उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर। ठीक है, तो ये जो कविताएं हैं अभिजात्य वर्ग से, शहरी वर्ग से निकल के कहाँ जुड़ने लगी थी? सामान्य जनमानस से जुड़ने लगी थी, किसानों से जुड़ने लगी थी, मजदूरों से जुड़ने लगी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। और अब प्रसाद पे हमने बात की, पंत पे बात की, निराला पे बात की। अब हम प्रसाद पे बात करते हैं कि प्रसाद में हमें कहाँ जो प्रगतिवादी चेतना की गूंज सुनाई पड़ती है। तो उनकी जो कामायनी जो रचना है उसमें ही शुक्ल क्या कहते हैं? शुक्ल का बहुत प्रसिद्ध कथन है कामायनी के संदर्भ में कि शुक्ल कहते हैं कि कामायनी में वर्ग संघर्ष की दबी हुई अनुगूंज सुनाई पड़ती है। ठीक है, ये शुक्ल का
कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कामायनी के संबंध में कि उनको वर्ग संघर्ष की दबी हुई अनुगूंज सुनाई पड़ती है। किसमें? कामायनी में। ठीक है, और कामायनी की किस पंक्ति में अगर कही जाए तो कामायनी की एक पंक्ति है, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, वर्गों की खाई बन फैला कहीं नहीं जो जुड़ने की। ये जो उनकी कामायनी के अंतर्गत आने वाली पंक्ति है, इसमें शुक्ल को क्या सुनाई देते हैं, दे रही है कि वर्ग संघर्ष की दबी हुई अनुगूंज, वर्ग संघर्ष की दबी हुई सी अनुगूंज। और अगर पूछ लिया जाए किसका कोटेशन है ये, तो ये कोटेशन है शुक्ल का, किसके संबंध में? कामायनी। ठीक है, अब हमने पंत पे बात कर ली, निराला पे बात कर ली, प्रसाद पे बात कर ली। अब हमारी आती है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा वे जगत के एक एक प्राणी के कल्याण की कामना करती हैं। महादेवी वर्मा क्या करती हैं? जगत के एक एक प्राणी के प्राणी के कल्याण की कामना करती है। प्राणी के कल्याण की कामना करती हैं। कौन करती हैं? महादेवी वर्मा करती हैं। तो हम इस तरह देख सकते हैं कि प्रगतिवाद जो है छायावाद के विरोध में पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, छायावाद एक विकासशील आंदोलन था जो अपने शुरुआती चरण में रोमानी तीव्र धारण किए हुए था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि जो प्रगतिवाद है छायावाद के विरोध में पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रगतिवाद छायावाद के विरोध में पैदा नहीं हुआ है। छायावाद एक विकासशील आंदोलन था जो अपने शुरुआती चरण में रोमानी तेवर धारण किए हुए था, तो अपने अंतिम चरण तक आते आते वह समाज के वंचित वर्गों से जुड़ने लगा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। और प्रगतिवाद छायावाद के अंतिम दौर की कविता की सहज विकसित रूप है, ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब प्रगतिवाद और प्रगतिशील, यही मैं लिखती हूं प्रगतिशील, बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। प्रगतिशील व प्रगतिवाद में अंतर क्या है? ठीक है, छोटा सा अंतर है इसमें। प्रगतिशील और प्रगतिवाद एक ही नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो वो अंतर क्या है? तो प्रगतिशील एक व्यापक दृष्टिकोण है जो किसी निश्चित समय या स्थान में सीमित नहीं है। ध्यान रखेंगे, प्रगतिशील क्या है? प्रगतिशील जो है एक व्यापक दृष्टिकोण है। ठीक है, जो किसी निश्चित समय निश्चित स्थान से नहीं बंधा है। तो वहीं इसके विपरीत जो प्रगतिवाद है एक विशेष दृष्टिकोण है। ठीक है, जो निश्चित समय और निश्चित स्थान से बंधा है, ये ध्यान रखनी है। प्रगतिशील क्या है मैं लिख के समझा देती हूँ ताकि आप लोग को अब कोई कंफ्यूजन ही ना बचे। जो प्रगतिशील है वो क्या है? प्रगतिशील एक व्यापक दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण है जो समय और स्थान विशेष से नहीं बंधा है। ये ध्यान रखेंगे, नहीं बंधा है। ठीक है, और वहीं प्रगतिवाद की बात करूं मैं, प्रगतिवाद जो है एक विशेष दृष्टिकोण है, एक विशेष दृष्टिकोण है
जो निश्चित समय व स्थान से संदर्भित है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। प्रगतिशील और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, मैंने बहुत सरल सहज भाषा में समझाने की कोशिश की है कि आखिर जो हम कहते हैं कि प्रगतिशील जो प्रगतिवाद ये क्या होता है, और छायावाद प्रगतिवाद से जो प्रगतिवाद जो है छायावाद के विरोध में उत्पन्न हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्पष्ट करने की आप लोगों की पूरी कोशिश की, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब जो हम चलते हैं अपना जो हम पढ़ रहे थे, आ जाते हैं अब कुछ प्रवृत्तियों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी प्रवृत्ति? प्रवृत्ति छाया माफ कीजिएगा, प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद कविता में, मैं इसको हटा देती हूँ, क्या हो रहा है ये, चलिए आगे चलते हैं। अब हमने इसके अंतर्गत छायावाद और प्रगतिवाद में संबंध जान लिया, प्रगतिशील और प्रगतिवाद में अंतर जान लिया। अब जो बचा है वो है प्रगतिवाद के प्रमुख प्रवृत्तियां। तो प्रगतिवाद कविता में राजनीति, आर्थिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति का स्वर है। ध्यान रखेंगे, जो प्रगतिवाद जो हमारा प्रगतिवादी आंदोलन है उसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण से क्या चीज़ का स्वर है? मुक्ति का स्वर है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब हम जान लेते हैं प्रवृत्तियां, यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग को स्पष्ट तरीके से समझ में भी आए। तो सबसे पहली प्रवृत्ति जो है वो है मार्क्सवाद। में विश्वास। जो कि प्रगतिवादी चिंतन जो है वो मार्क्सवादी चिंतन है। ध्यान रखेंगे, प्रगतिवादी चिंतन क्या है? मार्क्सवादी चिंतन है। ठीक है, प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते थे। ठीक है, और मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी। जो मार्क्स मानते थे, कार्ल मार्क्स, जिनका सिद्धांत है मार्क्सवाद, तो मार्क्स क्या मानते थे? मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी तथा अंततः साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। मार्क्स का क्या विचार है? मार्क्स दो ही चीज़ों में विश्वास करता है, वो है शोषक अर्थात शोषण करने वाला, और शोषित अर्थात जिस पे शोषण किया जाता है। ठीक है, मार्क्स मानते हैं कि पूंजीवाद के विरोध में, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके विरोध में एक हिंसक क्रांति होगी। ठीक, और उसके बाद जो साम्यवादी व्यवस्था आएगी, एक हिंसक क्रांति होगी जिसके बाद एक साम्यवादी व्यवस्था आएगी, और उसके बाद कोई शोषक और शोषित नहीं बचेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मार्क्स में विश्वास क्या है ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब दूसरा नंबर पॉइंट है समाजवादी यथार्थवाद। समाजवादी यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है? तो प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं। यथार्थ से क्या तात्पर्य है? कि जो समाज में घटित हो रहा है वो,
ना कि उसमें हम ये कहें कि ईश्वर ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी हैं। जो वास्तव में घटित हो रही हैं उसका चित्रण क्या है, यथार्थ है। और प्रगतिवादी कवि जो हैं वो यथार्थ में विश्वास रखते हैं और आदर्शवाद और अध्यात्मवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। ये ध्यान रखनी है चीज़ें कि प्रगतिवादी कवि किस में विश्वास रखते हैं। प्रगतिवादी कवि जो हैं वो यथार्थ में विश्वास रखते हैं, ना कि आदर्श और अध्यात्म में। ठीक है, इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति क्या है, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है अर्थव्यवस्था। मानव को एक तरह से जो मानव का यथार्थ है उसको निर्धारित करने वाली शक्ति क्या है, वो है अर्थव्यवस्था। ठीक है, या अर्थव्यवस्था या कहूँ मैं उत्पादन प्रणाली एक तरह से मैं कह सकती हूँ। ठीक है, मानव का यथार्थ को निर्धारित क्या कर रहा है, जो मानव का यथार्थ है उसको अर्थव्यवस्था निर्धारित कर रही है, उसकी उत्पादन प्रणाली निर्धारित कर रही है। ठीक है, मार्क्स ने कहा कि जो भी सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। ये ध्यान रखना है कि मार्क्स ने क्या कहा था। मार्क्स ने कहा था कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति कब आती है, पेट भरने के बाद ही। पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। जब पेट ही नहीं भरा रहेगा तो इंसान कहाँ से अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति जागरूकता दिखाएगा, है ना। ये तो यथार्थ भी है कि जो सारे चिंतन है, जो हम अब क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, हमारी संस्कृति क्या है, ये सारी चीज़ें कब हमें दिखाई देंगी, जब हमारा, एक तरह से मैं कहूँ कि जब हमारा पेट भरा हो। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोग को कि क्या कहना चाहते थे मार्क्स, क्या समझाना चाहती थी मार्क्स के संदर्भ में मैं। अब आगे चलती हूँ। तीसरा नंबर पॉइंट है पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। पूंजीवादी व्यवस्था से तो घृणा है ही। पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। प्रगतिवादी साहित्य में आक्रोश का केंद्र कौन है। जो प्रगतिवादी साहित्य जो है वो उसका आक्रोश का केंद्र ही है पूंजीवादी जो व्यवस्था है, पूंजीवादी जो वर्ग है वही। ठीक है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प कर ले जाते हैं। ये तो यथार्थ है, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि उद्योग में जो भी उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करता कौन है, मजदूर करता है ना। उत्पादन का कार्य करता है मजदूर, और जो पैदावार होती है उससे जो धन प्राप्त होता है वो कौन ले लेता है, पूंजीवादी हड़प लेता है। ठीक, इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करके वे मजदूरों का शोषण करते हैं। और ये जो ये मार्क्स का विचार है कि जो चीज़ें कल कारखाने में बन रही है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, मजदूर का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बना कौन रहा है, वो बना रहा है। ठीक है, लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें क्या है, बनाता तो मजदूर है किंतु उसे ले कौन जाता है, पूंजीवादी वर्ग ले जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, मजदूर वर्ग का शोषण होता है। ठीक है, यही सारी चीज़ें जो हैं प्रगतिवाद में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति क्या बनाती है, उन्हें घृणा एक तरह से करते हैं प्रगतिवादी पूंजीवाद से। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, चौथा नंबर पॉइंट है शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। अब पूंजीवाद के प्रति विद्रोह है तो किसके प्रति सहानुभूति रख रहे हैं,
पूंजीवाद से जब विद्रोह कर रहे हैं, उनसे घृणा कर रहे हैं, तो शोषितों के प्रति ही तो आस्था रख रहे हैं। शोषित कौन है? जो मजदूर वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो किसान वर्ग है, वही तो शोषित हैं। तो प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर एवं किसान वर्ग के प्रति क्या है? एक तरह से आस्था का भाव है। किसके प्रति? जो वंचित है। वंचित में कौन है? जो पूरा दिन कार्य करता है, मजदूर वर्ग जो पूरा दिन कार्य करता है, किसान जो पूरे दिन खेती में लगा रहता है, किंतु उसके बाद बचता क्या है? कुछ नहीं बचता है ना। तो उसके प्रति क्या है प्रगतिवाद में? आस्था है। ठीक है। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही समाज की नियति बदलने की शक्ति रखते हैं। कि एक तरह से मैं कहूँ कि जो प्रगतिवादी कवि हैं, उनका क्या विश्वास है? उनका विश्वास है कि जो ये शोषित वर्ग है, ठीक है, शोषित वर्ग के अंतर्गत जो कि मैं बता रही हूँ तब से कि कौन? कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, वही जो है समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। ठीक है। एक केदारनाथ अग्रवाल की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो क्या क्या है अंत में? क्या विश्वास है कि जो समाज की नियति है उसे बदल कौन सकता है? जो समाज की नियति है उसे बदलने का जो एक तरह से बदल सकते हैं वो कौन से वर्ग है? वही मजदूर वर्ग है, कृषक वर्ग है। ठीक है। आगे चलती हूँ। आगे है 5वां नंबर पॉइंट में सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। ठीक है। और वो परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं में नहीं था। जो गांधी के जो विचार थे ना हृदय परिवर्तन का, वो जो प्रगतिवादी थे वो हृदय परिवर्तन में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार ये हृदय परिवर्तन क्या है? ये कल्पना है। हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं में नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। वो क्या चाहते थे कि जो प्रगतिवादी कवि थे, और प्रगतिवादी कवि कौन कौन से? किसका नाम बताया था मैंने? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, ये सभी क्या चाहते थे? ये सभी चाहते थे कि जो हृदय परिवर्तन ये एक तरह से कल्पना है। हृदय परिवर्तन से समाज में बदलाव नहीं आएगा, बल्कि किससे आएगा? बल्कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से आएगा। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि प्रगतिवादी कवि गांधीवादी विचारधारा को एक तरह से ठुकराते ही है ना। ठीक। और उनके अनुसार जो है परिवर्तन किसका होगा? परिवर्तन व्यवस्था का परिवर्तन उन्हें चाहिए। ध्यान रखना ये चीज़ें। ठीक है। व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहिए, व्यवस्था ही परिवर्तित चाहिए उनको। व्यवस्था में नहीं चाहते हैं, वो व्यवस्था का ही परिवर्तन चाहते हैं। और किस माध्यम से चाहते हैं? वर्ग संघर्ष के माध्यम से। ठीक। बहुत सरल सहज भाषा में बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझ तो आना ही चाहिए। नहीं समझ आ रहा तो फिर से एक बार वीडियो देखिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब है राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना। अब राष्ट्रीय चेतना क्या है? कि प्रगतिवादी कवि राष्ट्रीय चेतना से युक्त हैं, पर उनकी राष्ट्रीयता छायावादी कवियों से भिन्न है। ये ध्यान रखना है चीज़ें। ठीक है। कि उनकी जो राष्ट्रीय चेतना, जैसे कि मैंने बताया था कि छायावादी जो एक तरह से छायावाद के विरोध में प्रगतिवाद नहीं खड़ा हुआ है। जो प्रगतिवादी जो प्रवृत्तियां हैं वो छायावाद से ही आरंभ होने लगी थी, और छायावाद के लगभग 1930 के दशक से ही आरंभ होने लगी थी, जो कि 1936 तक आते आते क्या हुआ, उसमें एक तरह से वो पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से दिखने लगी। और किस में? पंत में, प्रसाद में, निराला में, महादेवी वर्मा में, वो सारी चीज़ें क्या होने लगी? दिखने लगी। और समाज जो है वो शहरी वर्ग, अभिजात्य वर्ग से निकलकर कहाँ आ गया? जन सामान्य में आ गया। ठीक है। मजदूर वर्ग में आ गया, किसान वर्ग में आ गया। जहाँ निराला की हम देख सकते हैं, निराला की कौन सी कविता है? निराला की भिक्षुक कविता है, वह तोड़ती पत्थर है। उसके अलावा हम
बादल राग कविता देख सकते हैं, ठीक है। और प्रसाद ने पंत ने भी कौन सी कविता लिखी है? पंत ने लिखी ग्राम्या लिखी, युगांत लिखा, युगवाणी लिखी। और जहाँ प्रसाद की कामायनी में भी कौन सा स्वर दिखाई देता है? प्रसाद की कामायनी में वर्ग संघर्ष का दबा अनुगुंज सुनाई पड़ता है शुक्ल को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। किंतु राष्ट्रीयता जो थी वो छायावाद से भिन्न राष्ट्रीयता है, ठीक है। ये कवि राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं थे। ये जो कवि हैं वो अपने गौरवमय अतीत और महान दर्शन के प्रति भावुक नहीं थे। जिस प्रकार हम देख सकते हैं प्रसाद में कि वो अपने गौरवमय अतीत के प्रति क्या है, भावुक हैं एक तरह से मैं कहूँ। तो ये जो प्रगतिवाद कवि हैं, यहाँ यही परिवर्तन हुआ कि वो जो अपने गौरवमय अतीत है, जो हमारा महान दर्शन था, उसके प्रति भावुक नहीं होते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, ये तो राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं, ठीक है। राष्ट्र का महत्व किस आधार पर तय करते हैं? राष्ट्र का जो महत्व है वह राष्ट्र के वंचित वर्ग या फिर वंचित नागरिकों से नागरिकों से तय करते हैं राष्ट्रीय चेतना, ठीक है। ना कि हमारा जो अतीत में इतिहास रहा है, हमारा जो दर्शन रहा है, उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। अब है राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना किस प्रकार की थी? तो प्रगतिवादी कवि जो है ये उदार लोकतंत्र का अंधा समर्थन करने के स्थान पर आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं, ठीक है। आंतरिक विसंगतियों का चित्रण ये विशेष रूप से हम नागार्जुन की कविताओं में देख सकते हैं। आगे हम जब उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि उनकी किस किस कविता में हम राजनीतिक चित्रण देख सकते हैं। तो ये उदारवादी लोकतंत्र का अंधा समर्थन करने के स्थान पर उसकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं और बताते हैं कि तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः एक प्रकार से शोषक वर्ग के हितों की सुरक्षा व अभिवृद्धि करता है। किसका? लोकतंत्र किसकी सुरक्षा करता है? शोषक वर्ग की सुरक्षा करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये कवि गांधीवाद को भी पूंजीवाद का सहयोगी मानते हैं। ध्यान रखेंगे चीज़ें कि ये गांधीवाद से मोह भंग हो चुका था इस समय तक, ठीक है। ये लोकतंत्र तक कोई क्या मानते हैं? लोकतंत्र को भी शोषक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए मानने लग गए थे। और गांधीवाद को क्या मानने लग गए थे? गांधीवाद को भी पूंजीवाद का सहयोगी मानने लग गए थे, ठीक है। और इन सब का क्या करते हैं? कठोर शब्दों में इसको खारिज करते हैं। कविताओं को पढ़ेंगे तो देखेंगे। और महात्मा गांधी पर सीधा व्यंग्य किया गया है। नागार्जुन की एक कविता को की एक पंक्ति पढ़ रही हूँ, उसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि बापू की, महात्मा गांधी की जो एक तरह से उन पर व्यंग्य है। कविता इस प्रकार है कि बापू के भी ताऊ निकले, 3 बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले, तीनों बंदर बापू के। तो ये क्या है? एकदम महात्मा गांधी पे सीधा व्यंग्य किया है नागार्जुन ने, ठीक है। आई होप राजनीतिक चेतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमारा 8वां पॉइंट है ग्राम्य प्रकृति। प्रकृति तो छायावाद में भी देखने को मिलती है, वहाँ तो मानवीकरण किया गया है। तो ये ग्राम्य प्रकृति क्या होती है? तो ध्यान रखना है, प्रगतिवादी कवि जो प्रकृति को सैलानी नहीं, किसानों की आंखों से देखते हैं, क्योंकि वे कवि जन के प्रतिनिधि हैं, ठीक है, अभिजात्य वर्ग का नहीं। ये ध्यान रखेंगे कि जो अभिजात्य वर्ग से कविता कहाँ आ चुकी थी प्रगतिवाद में? अभिजात्य वर्ग से कविता आ चुकी थी वंचित वर्ग में, सामान्य वर्ग में, जन सामान्य में, ठीक है। गुलाब के फूल के स्थान पर किसका बिंब आने लग गया था? किसका चित्रण आने लग गया था? चने के पुष्प का, चने के फूल का, ठीक है। चना का फूल क्या है?
जिस प्रकार प्रगतिवाद जो है वो जन सामान्य का समर्थन करता है, उसी प्रकार चना का फूल क्या है, एक तरह से जनजीवन से जुड़ा है। ठीक है, तो देख सकते हैं हम जो प्रगतिवाद में प्रकृति है वो भी किस प्रकार है, गुलाब के पुष्प का वर्णन नहीं है, बल्कि किसका वर्णन है, चने के फूल का वर्णन है। पूर्णतः धरातल पर आ गई है कविता, एक तरह से मैं कहूँ जन सामान्य से जुड़ गई है। ठीक, और प्रकृति का जो मानवीकरण किया गया था वो धीरे धीरे एक तरह से किस सरल सहज भाषा में आने लग गया था। वो नागार्जुन की कविता है ना, अकाल और उसके बाद, जिसमें वो लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुत्तियाँ सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो एक तरह से देख सकते हैं, अगर छायावाद से भाषा की तुलना की जाए तो क्या भाषा क्या है, भदेश है। ठीक है, लेकिन वो कहाँ है, जन सामान्य से जुड़ी हुई है। ठीक, ध्यान रखनी है ये सारी चीजें। अब अंतिम जो है वो है प्रेम वर्णन। प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का महत्वपूर्ण विषय रहा है ना। बिना प्रेम के एक तरह से मैं कहूँ कि कविता का सृजन नहीं है। ठीक, तो एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, तो प्रगतिवादी भी इससे छूते नहीं रहे हैं। किंतु यहाँ ये ध्यान रखना है कि प्रेम सहचर्य एवं सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ठीक है, वह तो श्रम करते समय भी महसूस कर सकते हैं। प्रेम साधारण जीवन की सहज अंग है, यह किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता है। प्रेम समाज से काटता भी नहीं है, बल्कि वह तो व्यक्ति के सामाजिक होने की भावभूमि है। ध्यान रखेंगे, जो प्रेम वर्णन है वह कहाँ से जुड़ रहा है, जो प्रेम वर्णन जो है वह सरल सहज मानव से जुड़ रहा है, प्रकृति की गोद में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो साधारण जनमानस से जुड़ रहा है। ठीक, आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये हुई हमारी प्रवृत्ति पे बात। तो इससे मैं आशा कर सकती हूँ कि आप लोग जो है वो प्रगतिवाद की क्या प्रवृत्ति है उसे स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे प्रगतिवादी कविता, ये हमने पॉइंट पढ़ लिया था। इस पर कार्ल मार्क्स के विचारधारा का प्रभाव है, ये तो अब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। ये तो उम्मीद मैं कर सकती हूँ कि आप लोग को अब चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी, और कि मैं जो समझाना चाहती थी कि प्रगतिवाद छायावाद में क्या संबंध है, प्रगतिशील क्या होती हैं, प्रगतिवाद क्या होता है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं। आई होप कि ये चीज़ें आप लोग की पूरी तरह से स्पष्ट होगी। अब इसके जो प्रवृत्तियाँ रही हैं शोषित, यहाँ ठीक कर लेंगे, यहाँ शोषण के प्रति नहीं है, जो शोषित वर्ग है उसके प्रति सहानुभूति है। ठीक है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण है, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर है। ठीक, नारी शोषण के प्रति मुक्ति का स्वर से क्या तात्पर्य है, जो उस समय जो शोषण हो रहा था, जो निराला लिखते हैं ना, वह तोड़ती पत्थर। ठीक, तो उसके माध्यम से विरोध किया गया है। ईश्वर के प्रति अनास्था, मैंने बताया ना कि जो प्रगतिवादी कवि हैं वो कहाँ से जुड़ते हैं, यथार्थ से जुड़ गए हैं, है ना। और उन्होंने आदर्श को और जो मैं कहूँ अध्यात्म को एक तरह से पूरी तरह से नकारा है। ये सब चीज़ें आप लोग की स्पष्ट हो गई होंगी, मुझे भरोसा है। और सामाजिक व आर्थिक समानता पर बल, ये भी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अब कुछ पॉइंट्स पे चले आते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में एएम फास्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुआ था। ध्यान रखेंगे, एएम फास्टर की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1935 में।
ठीक। कहाँ हुई थी? पेरिस में। पेरिस कहाँ की राजधानी, किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है। और अध्यक्षता में कौन, किसकी अध्यक्षता में? AM फास्टर की अध्यक्षता में। ठीक है। कब हुई थी? 35 में। पॉइंटर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ तब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत के बाहर भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1935 में इंग्लैंड में हुआ था, जिससे मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर मुख्य थे। अब भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1935 में इंग्लैंड में। ठीक। जिसमें प्रमुख कौन थे? जिसमें प्रमुख थे मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। ये दोनों का नाम पूछा जाता है। और जो इन्होंने किसकी स्थापना की थी, ये ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक है। किसकी स्थापना की थी उन्होंने? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? इंग्लैंड में। कब की थी? 1935 में। ठीक। प्रमुख कौन थे? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर। आगे चलते हैं। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में प्रथम प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन 1936 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष प्रेमचंद थे। यहाँ पे भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ था। कब हुआ था? 1935 में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। और प्रमुख कौन थे? मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर। अब भारत में जो हुआ था, ये तो इंग्लैंड में था ना भाई। अब जो भारत में हुआ था वो कौन सा है? वो है केवल प्रगतिशील लेखक संघ। ध्यान रख लेंगे चीज़ों को, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। भारतीय एक है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, एक है प्रगतिशील लेखक संघ। ठीक। कहाँ इसका अधिवेशन कहाँ हुआ? भारत में। कब हुआ? 1 वर्ष बाद ही 36 में। कहाँ हुआ? लखनऊ। ठीक। और पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे प्रेमचंद। ठीक, ध्यान रख लेंगे चीजें। आगे चलते हैं। अब नागार्जुन पे आते हैं। नागार्जुन में जैसा कि मैंने बताया था कि नागार्जुन जो थे वो प्रगतिवादी विचारधारा से संबंधित कवि है ना। तो नागार्जुन का जन्म कब हुआ? नागार्जुन का जन्म हुआ है 1911 में। ठीक है। और कहाँ हुआ था? नागार्जुन का जन्म 1911 पूछा जाता है, ध्यान रख लेंगे। जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1911। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ चीज़ें स्पष्ट तरीके से समझिए। ठीक है। जो चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर अपने डाउट्स रखिए, वहाँ हम सॉल्व करने की उसे भी कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारी उम्मीद होती है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो वीडियो में ही आप लोग को स्पष्ट हो जाए। जन्म कब? 1911। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था दरभंगा जिला। कहाँ पड़ता है ये? दरभंगा, बिहार में। ठीक है। जन्म इनका तरौनी एक जगह है दरभंगा में, वहाँ जन्म हुआ था। किसका? वहाँ पे प्रगति एक तरह से मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित और प्रगतिवाद के प्रमुख कवि जो हैं वो नागार्जुन। ठीक है। पर ये ध्यान रखेंगे नागार्जुन इनका प्रमुख नाम नहीं था। इनका मूल नाम क्या है? इनका जो मूल नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है। जबकि इन्होंने खुद को यात्री नाम, ये नागार्जुन जो है ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इनको ये नाम दिया था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म की भी दीक्षा ली थी। ठीक है। तो वहाँ से क्या नाम दिया गया इनको? नागार्जुन। ठीक। जबकि इन्होंने खुद को यात्री नाम दिया था, यात्री। और यात्री में यात्री जो है एक तरह से क्या था? इनका उपनाम कह सकती हूँ। उपनाम क्या है? यात्री। ठीक है। और संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे। किस भाषा में? यात्री नाम से। संस्कृत ध्यान रखेंगे, संस्कृत से अधिक जो है, संस्कृत अधिक, अगर संस्कृत ध्यान ना भी रहे तो मैथिली तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आप लोग को। संस्कृत और मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? यात्री नाम से लिखते थे।
ठीक है, यात्री क्या है, उनका उपनाम है, जबकि इनका मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, ये हिंदी और मैथिली के कवि हैं। ठीक, हिंदी में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे, ये तो मैंने बता दिया। रचनाएं जानने के पहले कुछ और चीज़ें जान लीजिए। जो नागार्जुन की खड़ी बोली की प्रथम कविता, इनकी खड़ी बोली की प्रथम कविता क्या है, इनकी खड़ी बोली, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, नोट करते चलेंगे। खड़ी बोली की प्रथम कविता क्या है, खड़ी बोली की प्रथम कविता जो है इनकी प्रथम कविता ना कह के मैं ये कह सकती हूँ, खड़ी बोली की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना, ये कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर्वप्रथम प्रकाशित, खड़ी बोली की जो उनकी प्रथम प्रकाशित रचना है वह कौन सी है, उनकी जो खड़ी बोली की प्रथम प्रकाशित रचना है वह है राम के प्रति। पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राम के प्रति क्या है, उनकी खड़ी बोली में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ये छपी कहाँ थी, और ये छपी थी 1935 में। लाहौर से एक पत्रिका निकलती थी विश्व बंधु नाम से, विश्व बंधु लाहौर से निकलती थी, उसमें छपी थी। किस भाषा में छपी थी, खड़ी बोली में, ध्यान रखेंगे। ठीक, रचनाएं देख लेते हैं। युग गंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है। सतरंगे पंखों वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा गया है। प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, भस्मांकुर इनका क्या है, भस्मांकुर जो है इनका खंड काव्य है जो बरवै छंद में है। ठीक है, युगधारा सबसे पहले देख लेते हैं। युगधारा रचना कब है, 1953 की रचना है युगधारा। ठीक है, अब सतरंगी पंखों वाली, सतरंगी पंखों वाली कब है, सतरंगी पंखों वाली 1959 में, ध्यान रखेंगे। प्यासी पथराई आंखें कब है, 1962 में। ठीक है, भस्मांकुर कब है, 1971 में। ठीक है, और भस्मांकुर क्या है, इनका खंड काव्य है। खंड काव्य महाकाव्य, खंड काव्य प्रबंध काव्य मैंने अंदर बताया था, और ये क्या है, बरवै छंद में। बताइए आप लोग क्या अंतर होता है। तालाब की मछलियाँ, ये भी एक इनकी ही रचना है, तालाब की मछलियाँ, जो कि 1975 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, तुमने कहा था, तुमने कहा था 1980 में है। हजार हजार बाहों वाली 1981 में है। पुरानी जुतिया का कोरस, पुरानी जुतिया का कोरस पूछा गया है 1983। पत्रहीन नग्न गाछ, अच्छा इसके पहले जो उनका एक पत्रहीन नग्न गाछ है जो मैथिली भाषा में है। ठीक है, किस भाषा में, ध्यान रखना है, मैथिली भाषा में, और इसी पर उन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और मैथिली में किस नाम से रचना करते थे, मैथिली में रचना करते थे ये अपना यात्री उपनाम से। और हिंदी पर नहीं मिला है इनको साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी इनको प्राप्त हुआ है, लेकिन किस भाषा में प्राप्त हुआ है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इनको प्राप्त हुआ है मैथिली भाषा में। और मैथिली भाषा की किस रचना के लिए, मैथिली भाषा के पत्रहीन नग्न गाछ के लिए इनको प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, साहित्य अकादमी। कब प्राप्त हुआ है, 1968। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें एकदम ध्यान रखना ही है आप लोग को। ठीक है, आगे चलते हैं। उनकी पहली हिंदी रचना राम के प्रति 1935 में लिखी हुई है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, 1935 क्या है, खड़ी बोली की पहली रचना है। ठीक, हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा है, सिंदूर तिलक भाल, अकाल, और उसके बाद ये प्रसिद्ध जो कविता है किसकी है, हरिजन गाथा। तो आप लोग का लगा भी हुआ है सिलेबस में, बादल को घिरते देखा है भी लगा हुआ है, सिंदूर तिलकित भाल, अकाल उसके बाद भी लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएंगी, आप लोग जुड़े रहिए। ये लिंक अपने मित्र को भी शेयर करते रहिए।
चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो है बच्चन सिंह, इनको क्या कहते हैं? बच्चन सिंह इनको एक तरह से मैं कहूँ, बच्चन सिंह इनको जन्मना कवि और प्रकृत्या क्या मानते हैं? प्रकृत्या घुमक्कड़। प्रकृत्या मतलब प्रकृति से, अर्थात स्वभाव से। प्रकृति से मतलब स्वभाव से क्या थे? ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे। तो इनको बच्चन सिंह क्या मानते हैं? जन्मना कवि मानते हैं, ठीक है। और घुमक्कड़ मानते हैं। प्रकृति से क्या मानते हैं? घुमक्कड़, ठीक है। और बच्चन सिंह उनकी कविता का मूल स्रोत डेविएशन मानते हैं। डेविएशन मतलब विचलन, एक तरह से मैं कहूँ तो, ठीक है, विचलन। बच्चन सिंह उनकी कविताओं का मूल सूत्र क्या मानते हैं? डेविएशन मानते हैं। ध्यान रखनी है ये सारी चीज़ें, पूछ लेगा, ठीक है, कि नागार्जुन की कविताओं का मूल सूत्र डेविएशन को किसने माना है? तो किसने माना है? बच्चन सिंह ने माना है, ठीक है। जो अभी पैटर्न जिस प्रकार बदल रहा है, तो जब तक आप पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होंगे, सब चीज़ों में क्लियर नहीं होगा आपके डाउट्स, तब तक परीक्षा में अगर आ जाए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। कोशिश क्या, हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोग को परीक्षा एक तरह से आप कॉन्फिडेंस होके जाएं, ठीक है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ ना कविता की भी संज्ञा दी, ये भी ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा बच्चन सिंह जो है वो नागार्जुन की कविता को क्या मानते हैं? नुक्कड़ कविता मानते हैं, ठीक है। नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है किसने? बच्चन सिंह ने। किसकी कविताओं को? नागार्जुन की कविताओं को, ठीक है। और एक और चीज़ जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है नागार्जुन को प्रगतिवाद का क्या माना जाता है? प्रगतिवाद का शलाका पुरुष माना जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष किसे माना जाता है? बच्चन को, माफ़ कीजिएगा, नागार्जुन को, ठीक है। बच्चन ने इनकी कविताओं का मुख्य स्रोत क्या माना है? डेविएशन को माना है। और जन्मना कवि को कौन मानते हैं? नागार्जुन को बच्चन सिंह मानते हैं। और प्रकृत्या घुमक्कड़ बच्चन सिंह मानते हैं, ठीक है। नागार्जुन ने संपूर्ण क्रांति के ऊपर कविता लिखा है और उसे खिचड़ी विप्लव कहा है। उनकी जो खिचड़ी विप्लव देखा हमने, वो जो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के समय हुई थी, लगभग 1975 के लगभग, तो वो उस पर कविता लिखते हैं और क्या कहते हैं? उसको खिचड़ी विप्लव कहते हैं, ठीक है। कवि की घोषणा क्या है? कवि की घोषणा प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध है, आबद्ध हूँ। ये उनकी क्या है? एक तरह से घोषणा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक नेवला गुलाबी चूड़ियाँ प्रेत बयान मास्टर, ये भी उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। नेवला भी बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रख लेंगे। नेवला मास्टर जो एक तरह से व्यंग्य है शिक्षा व्यवस्था पे, जैसा कि अकाल और उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं ना, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, एक तरह से पूरा व्यंग्य है शिक्षा व्यवस्था पर मास्टर रविंद्र में। नेवला भी उनकी बहुत प्रमुख रचना है, ठीक है। जेल के कैदियों के जीवन पर है ये रचना, ठीक। गुलाबी चूड़ियाँ, आगे चलते हैं। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई थी या तुम रोए थे, ये जो रचना है किस रचना से ली गई है? उनकी जो कालिदास कविता है उससे ली गई है, ठीक है। ये कालिदास आप लोग की सिलेबस में लगा भी हुआ है, मैं यूट्यूब चैनल पढ़ाया भी जाएगा। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति वो कहाँ से ली गई है? कालिदास से। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक आने को त्यास हुई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपके लियो के गस्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये रचना किसकी है? कहाँ से ली गई है? अकाल और उसके बाद रचनाकार नागार्जुन, ठीक है। अब जन जागरण के जागृत शिल्पी, तुम धरती के पुत्र, गगन के तुम जमाता, इन्होंने किसके लिए लिखा था? ये केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखा था ये पंक्ति, ठीक है, ध्यान रख लेंगे, ठीक। जनगण के जागृति शिल्पी, तुम धरती के पुत्र, गगन के तुम जमाता, किसके लिए लिखा था? केदारनाथ अग्रवाल के लिए लिखा था।
इसके अलावा अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, ये किसकी कहाँ से कविता ही है, इनको बादल को घिरते देखा है। ठीक है। जन जन में ऊर्जा भर दे मैं उद्गार हूँ उस रवि का, ये भी उनकी बहुत प्रमुख कविता से ली गई पंक्ति है। ठीक है। और नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन के साहित्य का मैनिफेस्टो है। क्या, किस कविता के? प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, स्थायी भाव है। इसके संदर्भ में लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, ये उन नागार्जुन की कविता का क्या है, मैनिफेस्टो है। ठीक है। मूल वाक्य है क्या, मूल वाक्य क्या है? प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। ठीक है। आई होप कि आप लोग को नागार्जुन के संबंध में पूरी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन का जन्म कब? नागार्जुन का जन्म भी 1911, केदारनाथ अग्रवाल भी 1911, ध्यान रख लेंगे। इनका जन्म स्थान क्या है? बांदा जिला। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इन्हें केन का कवि कहते हैं, ये ध्यान रखना है कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें केन का कवि कहते हैं। ठीक, क्या है केन, क्या है ये बताएंगे आप लोग। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, युग की गंगा है 1947 में। ठीक है, युग की गंगा 1947 में। और युगधारा, युगधारा किसकी रचना है बता दीजिए। युगधारा भी मैंने बताया ना नागार्जुन की, और उनकी क्या है? युग की गंगा। ठीक है। और ये युग की गंगा उनकी क्या है? ये जो युग की गंगा है उनका प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे चीजें। युग की गंगा है मेरी तुम, जमुना जल तुम, जो सिलाएं तोड़ते हैं, कहे केदार खरी खरी, खुली आंखें खुले डैने, गुल मेहंदी, ये जो सारी रचनाएं हैं, मार प्यार की थापे, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये तो बहुत, ये दोनों ध्यान रख लेंगे। आग का आईना, पंख और पतवार अपूर्वा मोस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। नींद के बादल, बम्बई का रक्त स्नान, बोले बोल अबोल, लोक आलोक, बसंत में प्रसन्न पृथ्वी, अनहारी हरियाली, ये रचनाएं किसकी हैं? ये सब जितनी भी रचनाएं हैं वो केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, ये तो मैंने बता दिया। नोट में कुछ देख लेते हैं। इनको अपूर्वा के लिए 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनकी जो अपूर्वा रचना है, काव्य संग्रह, उनके लिए क्या मिला था? अपूर्वा जो उनकी रचना है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब? 1986 में। ठीक है। एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, जैसे कि मैंने बताया चना क्या सामान्य जनजीवन से जुड़ रहा है, गुलाब के फूल के स्थान पर चने का पुष्प। ठीक है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मरेठा शीस पर बैठे गुलाब के फूल का। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? प्रसिद्ध पंक्ति जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। और कहाँ से ली गई है? चंद्रगहना से लौटती बेर कविता से ली गई है। ठीक है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, बहुत प्रसिद्ध कविता है जो बंगाल के अकाल पे लिखी गई कविता है। क्या कर रहा है? बाप बेटे को ही बेच रहा है ताकि कुछ अन्न मिल जाए। ठीक है। किससे बेहाल है? भूख से बेहाल है। ठीक है। और शुरू में यह बालेंदु नाम से रचना करते थे। इनके संबंध में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम, जैसे कि मैंने बताया,
उपनाम क्या है इनका? इनका उपनाम है बालेंदु। यात्री उपनाम किनका है? कमेंट में बताइए मुझे आप लोग। बालेंदु, ठीक है। उपनाम से रचना करते थे। और जब ये बालेंदु उपनाम करते थे, आरंभ में ये किस भाषा में कविता करते थे? आरंभ में ब्रज भाषा के कविता और सवैये छंद में लिखते थे, ठीक है। आरंभ जब इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया था, तब वे ब्रज भाषा में कविता और सवैये छंद में लिखते थे। ये ध्यान रखना है चीज़ें, ठीक है। और इनके बारे में एक और चीज़ है प्रसिद्ध कि केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। देश विदेश की कविताएं, देश विदेश की कविताएं। देश विदेश की कविताओं में क्या है? देश विदेश के तमाम कविताओं का अनुवाद है, ठीक है, अनुवाद है। ध्यान रख लेंगे। और किस शीर्षक ही है इसका? क्या है? देश विदेश की कविताएं, ठीक। इतनी चीज़ें जानते रहिए केदारनाथ अग्रवाल के संबंध में। अब हम बात करेंगे त्रिलोचन पर, ठीक है। त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? त्रिलोचन का जो पूरा नाम है वह है वासुदेव सिंह, ठीक। उनके संबंध में जान लेते हैं चीज़ें। उनका जन्म कब हुआ? त्रिलोचन का जो जन्म है वह है 1917। और इसके अतिरिक्त जो हमने 1911 किसका पढ़ा? 1911 नागार्जुन का और केदारनाथ अग्रवाल का, इन दोनों की का क्या है? 1911, ठीक है। सुल्तानपुर, कहाँ हुआ था इनका जन्म? सुल्तानपुर, 1917 में। इन्हें ग्राम्य संवेदना का कवि कहते हैं। ध्यान रख लेना है, उनको क्या कहते हैं? ग्राम्य संवेदना का कवि, धरती के कवि कहा जाता है। ग्राम संवेदना का कवि, धरती का कवि किसे कहते हैं? ये त्रिलोचन को कहते हैं, ठीक। मुक्तिबोध ने इन्हें अवध का किसान कहा है। ये भी ध्यान रखेंगे, मुक्तिबोध ने पूछा गया प्रश्न है। मुक्तिबोध ने अवध का किसान किसे कहा है? मुक्तिबोध ने अवध का किसान कहा है। मुक्तिबोध ने अवध का किसान त्रिलोचन को कहा है, ठीक। अब 1981 में इनको ताप के ताए हुए दिन पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी। ध्यान रख लेंगे, ताप के ताए हुए दिन 1981 में ताप के ताए हुए दिन क्या मिला? साहित्य अकादमी, ठीक। और इनको अवध का किसान किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। हिंदी कविता में सोनेट छंद दाता है। जो सोनेट आके छंद है क्या? सोनेट छंद जो है वो तार से बजाने वाला एक वाद्य यंत्र है। क्या? सोनेट, ठीक है। किससे बजाया जाता था? तार से बजाया जाने वाला है, ठीक है। सोनेट जो है वो 14 लाइन की कविता होती है शायद, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग। 14 पंक्ति की कविता होती है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, सोनेट, ठीक है। और हिंदी में सोनेट के जो जन्मदाता हैं वो कौन कहलाते हैं? सोनेट के जो जन्मदाता हैं वो त्रिलोचन कहलाते हैं। और 14 पंक्ति की ये एक कविता होती है, ठीक है। और ये जो है सोनेट जो है वो वाद्य यंत्र पे बजाया जाता था, ठीक है। इनकी कृति अमोला अवधि में, ये ध्यान रखेंगे कि जो इनकी जो अमोला कृति है वो अवधि में भाषा में लिखी गई है, ठीक है। 1990 में ये प्रकाशित है, ठीक है। और 2700 बरवे छंद में है। ये भी ध्यान रखेंगे, कितने छंदों में है? 27 और क्या है? बरवे छंद में है, अवधि भाषा में है, ठीक है। कृति का क्या नाम है? अमोला। कृतिकार कौन है? त्रिलोचन, ठीक है। बरवे छंद में है, अमोला कृति है, अवधि भाषा में है, बरवे छंद में है और 2700 इसमें बरवे छंद है, ठीक है। त्रिलोचन की अब कुछ रचनाएं देख लेते हैं। त्रिलोचन की रचनाओं में है धरती, जो कि 1945 में, गुलाब और बुलबुल 56 में, दिगंत 57 में, जो सोनेट में लिखी गई है, दिगंत सोनेट में लिखी गई है, ठीक है। ताप के ताए हुए दिन पर ही क्या मिला था उनको? साहित्य अकादमी मिला था ना भाई। अब शब्द 1980, मैं उस जनपद का कवि हूँ,
ध्यान रख लेंगे, ये पूछा गया है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, ठीक है। किसकी रचना? त्रिलोचन की। इनको अवध का किसान किसने कहा है? मुझे कमेंट में बताइए। अरखान 1984 में। तुम्हें सौंपता हूँ 85 में। चैती अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये भी पूछा गया, अनकहनी भी कुछ कहनी है, 86 में, ठीक है। ये जो उनकी प्रमुख जो कविता थी उसे हम ले आए हैं आपके सामने। अब चलते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कब हुआ था? शिवमंगल सिंह जो सुमन का जन्म 1916 में, ध्यान रखेंगे। इनकी कविता क्या है? इनकी कविता है, कविता संग्रह जो है हिल्लोर, हिल्लोर 1939 में, ठीक है। जीवन के गान 1942 में। युग का मोल 45 में। प्रलय सृजन 50 में। प्रलय सृजन जो है उनकी जो कविता है प्रलय सृजन, ध्यान रख लेंगे। इसकी भूमिका किसने लिखी है? प्रलय सृजन, इसकी भूमिका लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। किसकी भूमिका? प्रलय सृजन की कविता। इसी प्रकार आप लोग मुझे बताइए निहार की भूमिका किसने लिखी है? संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी है? ये मुझे कमेंट बताइए आप लोग। ये सारी चीज़ें पढ़ाया जा चुका है आप लोग को। तो इसी प्रकार की एक कविता है प्रलय सृजन, जिसकी भूमिका राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। विश्वास बढ़ता ही गया। विंध्य हिमालय, चलिए निहार की भूमिका मैं बता ही देती हूँ, हरिऔध ने लिखी है, ठीक है। रचना किसकी है? महादेव वर्मा की। संस्कृति के 4 अध्याय की भूमिका किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। मिट्टी की बारात बहुत प्रसिद्ध रचना है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी गया है। 72 में इसकी रचना वर्ष भी ध्यान लिख लेंगे। इस रचना पर 1974 में इनको साहित्य अकादमी, बहुत से लोग शिवमंगल सिंह सुमन को छोड़ देते हैं, तो ध्यान रखना है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। साहित्य अकादमी, अकादमी कब मिला? 1974। मिट्टी की बारात, ठीक है, रचना शिवमंगल सिंह सुमन। वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा जो है वो क्या? वो है 1980 में लिखित है। किसकी? वाणी की व्यथा जो है वो रचना किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रगतिवादी कविता के विषय में कुछ अन्य कथन। अपनी कविता प्रतिहिंसा, मैंने बता दिया। नागार्जुन अपनी कविता में जो प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, इसे क्या मानते हैं? मैनिफेस्टो मानते हैं। बच्चन सिंह मानते हैं। बच्चन सिंह का एक कथन है, तीन कवि ढाक के 3 पात, ठीक है, ध्यान रख लेंगे। त्रिलोचन को तो कृपांक देकर उस श्रेणी में डाला गया है। असली प्रगतिवादी तो 2 ही हैं, नागार्जुन और केदार 2 बार हो गया, 1 बार काट देंगे, केदारनाथ अग्रवाल। कृपांक, कृपांक से क्या तात्पर्य होता है? कृपांक से तात्पर्य होता है कि एक तरह से ग्रेस मार्ग, या फिर मैं कहूँ कि दया, अनुग्रह पर। बच्चन सिंह कहते हैं कि 3 कवि ढाक के 3 पात हैं, ठीक है, और 3 कवि कौन कौन से हैं? त्रिलोचन, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। लेकिन जो त्रिलोचन हैं उनको एक तरह से ग्रेस मार्क देकर, अगर बच्चा के ग्रेस मार्क कब मिलता है? जब बच्चा फेल होने वाला होता है और कुछ नंबर से फेल होने वाला रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग? पास कर देते हैं ना, कि चलो पास कर देते हैं इसको। तो वही है कि त्रिलोचन को जो वो कहते हैं कृपांक देकर उस श्रेणी में डाल दिया गया है। जबकि असली प्रगतिवादी बच्चन सिंह किसे मानते हैं? असली प्रगतिवादी जो मानते हैं बच्चन सिंह, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल को, ठीक है। ये भी मैंने बता ही दिया था कि देश विदेश की कविता शीर्षक से केदारनाथ सिंह ने देश विदेश की जो उन्होंने तमाम कविताएं थी उसका अनुवाद किया था। किस नाम से? देश विदेश की कविता नाम से ही, ठीक है। आज के लिए हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, ताकि केदारनाथ कुछ अन्य कविताएं जो हैं। केदारनाथ अग्रवाल, मांझी न बजाओ बंसी,
ध्यान रख लीजिए कविताओं, मांझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा, ये बहुत प्रसिद्ध कविता है ना, एक हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, इस तरह से। नागार्जुन आओ रानी हम ढोए पालकी, किससे संबंधित है? राजनीति से, राजनीति से, ठीक है। शासन की बंदूक चना जोर गरम, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, किसकी कविता है ये सारी? नागार्जुन की कविता है। अब त्रिलोचन, त्रिलोचन का जन्म बताएंगे, नागार्जुन का जन्म बताएंगे, केदारनाथ अग्रवाल का मुझे जन्म वर्ष बताएंगे आप लोग। चंपे काले अक्षर नहीं खींचती तुलसी बाबा, ये किसकी? ये जो सारी रचनाएं हैं वो किसकी है? जो सारी रचनाएं हैं वो है त्रिलोचन की, ठीक है। आगे शिवमंगल सिंह सुमन, उनकी जो प्रसिद्ध जो रचना है वो है कलकत्ते का अकाल, और कलकत्ते का अकाल और आज देश की मिट्टी बोल उठी, ये जो रचना है वह किसकी है? आज देश की मिट्टी बोल उठी, वो है शिवमंगल सिंह सुमन की, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।